गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में नया चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब देखिए, ये जो स्केलर एंड वेक्टर्स चैप्टर है, ये आप जब भी फिजिक्स पढ़ोगे तब भी आपको इसका यूज होगा। यानी कि ये पहला चैप्टर है फिजिक्स के बुक में वहाँ, लेकिन आपको ये हमेशा काम में आएगा। जब कभी भी आप फिजिक्स का कोई सा भी चैप्टर पढ़ो तो आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स का पूरा यूज आएगा, क्योंकि वेक्टर्स क्वांटिटी मेजॉरिटी जो चैप्टर्स हैं और मेजॉरिटी चैप्टर्स में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बहुत सारे उसमें वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर के साथ कैसे डील करना है, उनका कैलकुलेशन कैसे करना है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आप लोगों ने पढ़ा था यूनिट एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है कि ऐसा क्वांटिटी जो मेजर किया जा सकता है ना। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। चाहे वो स्मॉल हो, आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज, चाहे तो बहुत छोटा हो या फिर बहुत बड़ा हो, अगर मेजरमेंट किया जा सके तो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा भी था। तो जो अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग on the basis of magnitude and direction, on the basis of magnitude and direction, फिजिकल क्वांटिटी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सा? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी ना। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी में हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? बहुत सारे अपने पास ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही सफिशिएंट है उससे रिलेटेड फर्दर कैलकुलेशन करने में। मतलब कि जैसे कि देखिए, सपोज करो कि हमारे पास मास है कोई, मैंने बोला 1 kg मास एंड 2 kg मास, तो टोटल कितना मास? टोटल 3 kg मास है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इस फिजिकल क्वांटिटी का मास का, दैट इज ओनली सफिशिएंट फॉर द फर्दर कैलकुलेशन। अगर हमको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो टोटली इसको डिस्क्राइब करता है और इस न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे हम लोग फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दैट इज सफिशिएंट टू गिव इट्स डिस्क्रिप्शन, एंड जिसपे हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें हम लोग जो एडिशन करेंगे, जो नॉर्मल अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। यानी कि हमें क्या वैल्यू मिला? स्केलर क्वांटिटी हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो इसको हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड है ना, एंड एडिशन कैन बी carried out using normal algebraic law। यानी कि जिसको ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी कुछ होगा उसको हम लोग नॉर्मल अलजेब्रिक लॉ के अकॉर्डिंग कर सकें, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही सफिशिएंट है उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताने के लिए, तो उस टाइप के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको क्या बता दिया? मास बता दिया है कि नहीं। ये हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे और भी बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी हैं, वन बाय वन हम लोग एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। अब जरा हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आते हैं। कुछ क्वांटिटी ऐसा होता है जिसका हमको न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। केवल अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो वो सफिशिएंट नहीं है उससे फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए,
और अगर केवल हमको डायरेक्शन पता है तो वो भी सफिशिएंट नहीं है उसको फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए, हमें दोनों चाहिए उसमें, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चाहिए। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो और डायरेक्शन हो और दोनों जरूरी है उस पर फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए, तो उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। इसमें एक चीज और ऐड करना पड़ेगा, वो एग्जाम्पल होने के बाद में बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बोल दिया कि हमारे पास कोई फोर्स है, सपोज करो कि एक 10 न्यूटन का फोर्स है और एक 15 न्यूटन का फोर्स है, ठीक। अब सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि टोटल फोर्स कितना होगा, बताइए टोटल फोर्स कितना होगा। तो अगर आप बोलेंगे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 10 + 15 यानी दैट इज इक्वल टू कितना 25 न्यूटन, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, जरा समझिए कि अभी देखो कि मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा हो और 15 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा हो, तो टोटल कितना फोर्स, 10 इधर 15 इधर, तो टोटल 5 ही बचा ना, है ना। अगर सपोज करो कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा हो और 15 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा हो, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 10 भी इधर 15 भी इधर, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो फोर्स है जिसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन डायरेक्शन भी जरूरी है उस पर फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, है ना, तो वो वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में आएगा। लेकिन कब वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में आएगा, जब वो क्वांटिटी वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करे। तो जैसे स्केलर क्वांटिटी क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है और ये नॉर्मल अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है एडिशन सब्ट्रैक्शन होने के लिए। उसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो दोनों होना जरूरी है और साथ ही साथ वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करे, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग जो अगर वेक्टर क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वहां पे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों का कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो कि आपको किसी ने कह दिया कि एक कार जा रही है, ठीक है, तो अगर कोई कार जा रही है तो वहां पे आपको कार का जो जाने का स्पीड है वो कितना है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अगर ये दोनों आपको बात पता है तो उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलता है ना। तो वहां पे वेक्टर में क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और कब, और वो वेक्टर क्वांटिटी जब साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है ना। तो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या जरूरी है, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए जरूरी है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी चाहिए डायरेक्शन भी चाहिए, एंड इट मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। मतलब कि उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है और वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है तो ही हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। यानी स्केलर के लिए ओनली हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसका दे रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग नॉर्मल अलजेब्रिक लॉ, जो नॉर्मल अपने पास अलजेब्रिक लॉ होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो सब। और बाकी वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी को नॉर्मल अलजेब्रिक लॉ से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, इसके लिए वेक्टर्स के अलग लॉज होते हैं, वो अगर फॉलो होता है तो ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो अब यहाँ पे अपने पास डिस्कस आ गया कि वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन, ये एक नया पॉइंट आ गया वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। ये वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन क्या है, तो ये जो वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन है ये 3 वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से 3 वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन, पहला है आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 3 लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ जब इस लॉ को वो सेटिस्फाई करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसे समझिए। कि मान लो कि हमारे पास ये वायर है, इधर से मान लो कि 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और सपोज करो इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है ना। इधर से 2 एम्पियर का करंट, इधर से 3 एम्पियर का करंट, तो ये करंट क्या होगा, टोटल इधर 5 एम्पियर का करंट जाएगा, ठीक है। अब जरा समझो कि मान लो कि हमने ऐसे किया कि एक इधर है 2 न्यूटन का फोर्स और एक इधर है 3 न्यूटन का फोर्स, तो टोटल फोर्स कितना आएगा बताइए। टोटल फोर्स आएगा इसका ऑब्वियसली 1 न्यूटन इधर बचेगा, है ना। तो यहाँ देखिए 2 इधर है 3 इधर है तो 1 इधर बचा। यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा है कि भाई 2 इधर है 3 इधर है तो 1 इधर होगा, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन यहाँ पे जरा देखिए कि 2 एम्पियर इधर 3 एम्पियर इधर, तो क्या होना चाहिए था कि 1 एम्पियर इधर आ जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हो रहा है, वायर जिधर रहेगा, ठीक है ना, वायर हम ऐसे मोड़ देंगे तो इधर 5 एम्पियर चला जाएगा। वायर को अगर ऐसे इधर मोड़ दिया जाए तो इधर 5 एम्पियर चला जाएगा, ठीक है ना। वायर को ऐसे कर दिया जाए तो इधर 5 एम्पियर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे फिर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है वेक्टर के लिए कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है, और जो क्या होता है नॉर्मल अलजेब्रिक लॉ से फॉलो करता है। तो अपने पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है एंड पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस लॉ को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो फिलहाल इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है टेंसर क्वांटिटी। ये टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है कि टेंसर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। और टेंसर क्वांटिटी को समझने के लिए आपको थोड़ा 3 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। जब आप 3 डायमेंशनल और मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आप वहां पे टेंसर क्वांटिटी को आसानी से समझ सकते हो। और ये अपने सिलेबस में ऐसे टेंसर क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं पढ़ना है, फिलहाल बस हमें इतना जान लेना है स्केलर और वेक्टर्स के बारे में। जब आप मैट्रिक्स और 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ लोगे तो वहां पे हम लोग टेंसर क्वांटिटी भी पढ़ेंगे। जिनकी फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो ये करंट क्या है, करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे टेंसर क्वांटिटी हैं, वो धीरे धीरे जब आप लोग को फिजिक्स पढ़ाएंगे, नया नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखो कि टेंसर क्वांटिटी क्या है, इसके लिए 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। वो आप लोग जब सीख लोगे तो आप लोग को ये डिस्कस कर देंगे। तो पहले तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग जान लें कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ठीक, ओके। अब इसमें आगे देखते हैं जरा हम लोग। तो अब एक चीज जरा यहाँ पे बात आती है कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अभी जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर यूज करते हैं। जैसे कि देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मास है तो इसके लिए हम लोग कभी कभी m यूज कर लेते हैं, है ना। स्पीड है तो हम लोग ऐसे v यूज कर लेते हैं। तो ऐसे अपने पास बहुत तरह के फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम लोग अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये हम एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। तो अगर सपोज करो कि हम किसी ऐसा अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर हमने अगर ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, एरो बना दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होता है।
जैसे कि सपोज करो कि हमने ऐसे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, हमने ऐसे लिख दिया एफ के ऊपर एरो मार्क दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है ना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देता हूँ, सपोज कर दीजिए कि मैंने आपको बोल दिया A इज इक्वल टू 20 यूनिट, ऐसे लिख देते हैं A इज इक्वल टू 20 यूनिट एंड B इज इक्वल टू 10 यूनिट, तो A प्लस बी कितना हो जाएगा 20 प्लस 10, यानी कि दैट इज इक्वल टू कितना 30 यूनिट लिख देंगे। क्यों ऐसा 30 यूनिट, ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, तो सिंपल स्केलर के बीच में जो सम हो रहा है वो अलजेब्रिक लॉ के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर हमने ऐसे लिख दिया A है, मान लो ये 20 यूनिट का है और ये सपोज करो B है 10 यूनिट का है, और अगर हमने ऐसे A प्लस बी लिख दिया तो इसको हम लोग 30 यूनिट ऐसे नहीं लिख सकते जब तक हमको इसका डायरेक्शन के बारे में नहीं पता है। देखिए A और B ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे पता चल रहा है, एरो से पता चल रहा है। तो जब तक हमको इसके डायरेक्शन के बारे में नहीं पता है हम लोग A प्लस बी को डायरेक्ट 30 नहीं लिख सकते। ये A प्लस बी 10 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, या 10 और 30 के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो इसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो यही होता है कि जब हम लोग ऐसे किसी अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ऊपर में ऐसे एरो मार्क दे रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उस पे जो कैलकुलेशंस होगा, फर्दर जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो वेक्टर लॉज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। स्केलर लॉज में क्या होता है, सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज इट इज जो हम लोगों ने पढ़ते हैं अब तक उस तरीके से कर देते हैं, लेकिन वेक्टर में थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक, तो वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अभी स्केलर्स के। अभी जैसे कि कुछ एग्जांपल लिया जाए स्केलर क्वांटिटी का, तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया जैसे स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटी है, मास हो गया है ना, स्पीड हो गया, मास हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे बस हमको वैल्यू पता है तो अपना काम चलता है। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि फोर्स हो गया, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हो गया, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे यूज करेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब जैसे कि सपोज करो कि फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लोग कभी कभी ई से डिनोट कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, मोमेंटम, दीज आर क्या, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें एनर्जी, एनर्जी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी रहे, पोटेंशियल एनर्जी रहे, हीट एनर्जी रहे, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये अपने पास कुछ एग्जांपल्स है। तो जब ऐसे एरो मार्क लगा करके आए तो आप समझिए कि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, कभी कभी आप लोग को ऐसा भी मिलेगा कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उस पे ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास f ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज करो कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम केवल इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन हमने इसका छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इसका मतलब ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। लेकिन अगर ऐसे लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी लेकर के चलना है और डायरेक्शन भी लेकर के चलना है, दोनों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी आपको बुक में ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, इस चीज को सिंपली ऐसे भी लिख दिया है ना, तो मतलब कि ये फोर्स ऐसे था, इसके ऊपर एरो लगा हुआ था, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी था। लेकिन जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो केवल इसके वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें भी कई बार क्या करता है कि इसको लिखने में थोड़ा सा ज्यादा ऐसे लिखना पड़ता है, तो शॉर्ट में केवल एरो हटा देता है। तो भी आप क्या समझिए कि हम इसके वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे अभी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन को हमने छोड़ दिया, केवल वैल्यू से पता है। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इसमें एक और आएगा
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अगर किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसा होगा, ये एक एरो है, इसके 3 पार्ट होंगे, एक होगा टेल, एक होगा हेड और एक होगा लेंथ। 3 पार्ट होंगे, टेल होगा, लेंथ होगा और हेड होगा। टेल क्या बताएगा? टेल बताएगा स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कहां से स्टार्ट हुआ है ये वेक्टर। हेड क्या बताएगा? हेड बताएगा एंड पॉइंट, एंड डायरेक्शन, ये एंड पॉइंट बताएगा और हेड जिस डायरेक्शन में हेड है डायरेक्शन बताएगा। लेंथ क्या बताएगा? ये बताएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कि उसका कितना न्यूमेरिकल वैल्यू है। समझे? तो अब जरा देखिए कि सपोज कीजिए कि अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो लेंथ बड़ा होगा, और अगर मैग्नीट्यूड कम है तो क्या होगा? लेंथ कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक ऐसे लिखा और एक ऐसे लिखा, ये वेक्टर ए लिखा और ये वेक्टर बी लिखा। तो यहाँ से देख करके क्या समझ में आ रहा है कि वेक्टर ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, डायरेक्शन दोनों का एक ही है, लेकिन ये भी डायरेक्शन ये भी डायरेक्शन में, लेकिन बी का लेंथ ज्यादा है तो यानी कि बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। पता चल रहा है ना? यहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर सेम बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इतना बात ध्यान में रखने का। अब जैसे कि सपोज करो कि मैंने ऐसे किया, हमने एक ऐसे कर दिया, ये मान लो कि वेक्टर ए ले लिया सपोज दैट, और ये वेक्टर बी ले लिया। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि दोनों वेक्टर का क्या है? डायरेक्शन भी अलग है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। अब सपोज करो कि हमने ऐसे कर दिया, मान लो ऐसे करते हैं, सपोज दैट ये ऐसे और ये ऐसे, ये मान लो वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब क्या पता चल रहा है कि दोनों वेक्टर एक ही जगह पे स्टार्ट हुआ है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। अब मान लो ये लेंथ दोनों का इक्वल ले लिया तो क्या पता चलेगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लोग ऐसे जब वेक्टर के साथ डीलिंग करेंगे, वेक्टर से रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां पे हम लोग को बहुत बार ऐसा एक ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब कभी भी हम लोग किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जैक्ट तो वैल्यू बताना मुश्किल है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके लेंथ बताना मुश्किल है, लेकिन एक रफ डायग्राम से ड्रॉ कर दिया जाएगा तो इतना तो समझ में आएगा ना कि भाई डायरेक्शन किधर है तो लेंथ किधर है, स्टार्टिंग पॉइंट कितना है। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर। आपको जब ऐसे वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग उस चीज को जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर्स किसको कहते हैं। पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, चाहे उनका इनिशियल पोजीशन डिफरेंट ही क्यों ना हो। जैसे कि देखो सपोज करो कि हमारे पास ये एक वेक्टर है इधर, ये मान लो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है ना। तो जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो हम लोग इन दोनों को क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ठीक, एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोला जाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे कि सपोज ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, ये जो वेक्टर बी है जस्ट ए के अपोजिट डायरेक्शन में है, ए इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। तो इस टाइप के वेक्टर्स को
जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। यहाँ पे एक चीज पहले जान लेते हैं आगे पढ़ने से पहले, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स किसको बोलेंगे, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। अभी जैसे देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ मेरे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो जब डायरेक्शन है तो दो अलग अलग डायरेक्शन के बीच में, इनके बीच में एंगल भी बन सकता है ना। तो अगर टेल टू टेल, जैसे कि सपोज कीजिए ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, इसका भी टेल यहाँ पे, इसका भी टेल, तो इनके टेल टू टेल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर बोलेंगे। या फिर हेड और हेड के बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे इसका हेड ऐसे, इसका हेड ऐसे, हेड और हेड के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यानी कि एंगल बिटवीन टेल टू टेल और हेड टू हेड, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर। अगर सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है ए और एक वेक्टर ऐसा है बी, और मान लो कि ये है सपोज करो 120 डिग्री, तो क्या इस 120 डिग्री को एंगल बिटवीन द वेक्टर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल बोला जाता है टेल टू टेल और हेड टू हेड के बीच में। यहाँ पे जो 120 डिग्री है वो टेल और हेड के बीच का एंगल है, तो इसको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हम लोग नहीं बोलेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये जो हम लोग ऐसे खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो ये पूरा 180 होगा ना, तो ये जो एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं। ये पूरा 180 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यानी कि अगर हेड और टेल के बीच में थीटा है तो वो एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर हेड और टेल के बीच में थीटा है तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहेंगे हम लोग 180 डिग्री माइनस थीटा। ये बात ध्यान में रखिएगा आप, इसका आगे जरूरत पड़ेगा। यानी हेड और हेड के बीच का एंगल और टेल के बीच का एंगल ही एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाता है। हेड और टेल के बीच के एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं कहते हैं। कितना होता है, 180 में से उसको माइनस करके निकालना पड़ता है। ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी मैं कह रहा था कि पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको पैरेलल बोला जाएगा। तो अभी जरा देखिए, जब ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है कि नहीं, ये भी वेक्टर इधर, ये भी वेक्टर इधर, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल 0 आ गया ना। तो जब पैरेलल वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल आ जाएगा, 0 एंगल आ जाएगा। ठीक, एंटी पैरेलल वेक्टर, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल आएगा, 180 का आएगा, क्योंकि एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसके बीच में कितना आ जाएगा, 0 डिग्री के बीच में आ जाएगा। अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर बोला गया है तो, अगर ऐसे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोला गया है तो क्या होगा, दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जैसे कि मान लीजिए वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो दोनों वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलेंगे। ऑर्थोगोनल का वर्ड ही होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इसका वर्ड ही होता है क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का मतलब। ठीक, अब और इसमें कुछ टर्म्स देख लेते हैं जरा। ये सब बेसिक्स बातें हैं, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, तो इसके आगे हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे। फिलहाल ये कुछ टर्म्स हम लोग जान लेते हैं। अभी इसमें एक टर्म आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हम लोग किसको बोलेंगे, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, है ना। जब हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, यानी कि डायरेक्शन भी वही होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी वही होना चाहिए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। देखिए, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये मान लीजिए वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ भी हमने सेम लिया और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर कह सकते हैं।
भले इनिशियल पॉइंट अलग अलग हो। अब यहाँ पे आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि इसका इनिशियल पॉइंट तो यहाँ पे है, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, तो फिर हम लोग इसको इक्वल क्यों बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट डिफरेंट भी हो सकता है, एक का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, एक का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को हम लोग इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। ठीक, फिर इसमें एक टर्म आएगा आपको यूनिट वेक्टर। ये बहुत काम का है, आपको बहुत जरूरत पड़ेगा आगे चल के। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना, यानी कि वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। यानी कि उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाए, चाहे कोई सा भी डायरेक्शन हो, तो हम लोग बोलेंगे कि दैट इज अ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। सपोज करो कि मैंने ऐसे बोल दिया ये वेक्टर ए है और इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो देयरफॉर ये क्या है? इट इज अ यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जनरली जो हम लोग यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाकी वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा डिफरेंट करते हैं, ताकि देख के ही पता चल जाए कि वो एक यूनिट वेक्टर है। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये कुछ इस टाइप में होगा। अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोग ऐसे कैप लगा देते हैं, है ना। जैसे कि देखिए मैंने बोल दिया था कि एस के ऊपर ऐसे एरो लगा दिया, इसका मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब बात कर रहे हैं कि ये जो फोर्स है ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर एरो लगा हुआ है। अगर हमने ऐसे लगा दिया तो क्या पता चलेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में हम लोग एरो ना लगा करके एक ऐसा कैप लगा देते हैं, जैसे कि एक कैप। तो इससे देख के ही पता चल जाएगा थर्ड पर्सन को कि ये कोई एक यूनिट वेक्टर क्वांटिटी है। इसका आपको जरूरत पड़ेगा आगे में। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो तो वो यूनिट वेक्टर होता है ना। यूनिट वेक्टर आएगा कैसे? अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक यूनिट वेक्टर इन दैट गिवन डायरेक्शन। यानी कि इफ एनी वेक्टर इज divided by its own magnitude, then we get a unit vector in that direction। इसके फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर ए है, सपोज कीजिए कि ये वेक्टर ए है, ठीक। हम क्या करते हैं? इस वेक्टर को इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इस वेक्टर को इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और ये यूनिट वेक्टर कैसा होगा? ये कुछ ऐसा होगा, एक है जिसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ 1 हो जाएगा। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। किसी किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया गया तो हमें क्या मिल जाएगा? एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। फिर इसमें टर्म आता है एक नल वेक्टर। नल वेक्टर किसको कहते हैं? नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो, जीरो मैग्नीट्यूड हो, है ना। यानी कि नल वेक्टर मतलब कि जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नल वेक्टर बोलेंगे। तो नल वेक्टर का कोई काम ही नहीं हो पाएगा। जब वेक्टर है, वेक्टर के पास कुछ मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो फिर क्या उसका तो कुछ यूज ही नहीं हो पाएगा। तो ये नल वेक्टर आखिर पढ़ क्यों रहा है? होगा क्या कि जब आप दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर होगा और जब आप उसके साथ कैलकुलेशन करोगे, है ना, तो हो सके जीरो मिल जाए, तो वहां पे जीरो मिल जाएगा, कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगा जिसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नल वेक्टर बोलेंगे। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो होता है और इसका कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वैल्यू ही जीरो है तो जीरो को क्या असर पड़ेगा? चलेगा, ओके।
और इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे, अभी पैरेलल बढ़ जाए, पैरेलल को टर्मिनल वेक्टर किसको बोलेंगे? को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर्स जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को टर्मिनल वेक्टर्स बोल देंगे, यानी कि सेम स्टार्टिंग पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों को टर्मिनल है क्योंकि क्या है, दोनों का सेम स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स किसको बोलेंगे? लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स बोला जाता है कि अगर जैसे कि दो वेक्टर है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर है, सब एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसको पैरेलल बोलते हैं और उसको साथ ही साथ हम लोग लाइक भी बोलेंगे कि दोनों पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि एक ही जैसे। जैसे कि देखा जाए, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई फोर्स है, ये 10 न्यूटन का इधर है, सपोज करो कि हमने एक फोर्स ले लिया 5 न्यूटन का, वो भी इधर ही, तो दोनों एक जैसा है लगभग, है कि नहीं? दोनों एक जैसा है, लाइक है। आइडेंटिकल नहीं कहेंगे, आइडेंटिकल मतलब इक्वल, और इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो इसका मतलब अगर डायरेक्शन सेम जा रहा है तो हम लोग उसको लाइक वेक्टर्स कह सकते हैं, और अगर डायरेक्शन सेम नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है। फिर इसमें एक टर्म आता है अपने पास कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको कहा जाएगा? कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे कि ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में हो। जैसे देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो रहा है? एक ही लाइन में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। अब एक ही लाइन में आ रहा है तो डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है। जैसे कि सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, देखिए दोनों एक ही लाइन में आ रहा है ना? तो जब वेक्टर एक लाइन में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ठीक। उसके बाद एक आता है तुम्हारा कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर्स किसको बोलेंगे हम लोग? ऐसे वेक्टर्स जो सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना? यानी कि वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, उसको हम लोग कोप्लानर कहेंगे। ये थोड़ा सा आप लोग को नया लग रहा होगा कोप्लानर, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ कि जैसे कि देखो, ये हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है ना? इस व्हाइट बोर्ड पे हमने एक ऐसे वेक्टर ड्रॉ किया ए और ये वेक्टर ड्रॉ किए बी। अभी जो देखिए वेक्टर ए और बी एक ही प्लेन में है ना, एक और वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या है? एक ही प्लेन में है, तो देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोप्लानर। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या कर रहा है? एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। अब जरा सपोज करो, ऐसा करते हैं, सपोज कीजिए ऐसा करते हैं कि मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। अब ऐसा करते हैं कि हम इस पे वेक्टर सी ले लेते हैं। देखो सपोज करो कि हमने इस पे वेक्टर सी ले लिया ऐसे, तो वेक्टर ए इस प्लेन पे, वेक्टर बी इस प्लेन पे, वेक्टर सी इस प्लेन पे, तो ये तीनों अभी एक प्लेन में नहीं ना आया, ये इस प्लेन में है, ये तीनों एक साथ एक प्लेन पे नहीं आ सकता, यानी एक ही सरफेस पे तीनों को एक साथ नहीं ले सकते। इस वजह से ये अभी ए बी और सी ये तीनों क्या हो गया? नॉन कोप्लानर हो गया। तो कोप्लानर का वेक्टर्स का मतलब होता है वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर एक ही प्लेन पे लाई करेगा तो उसको ए और बी आपस में कोप्लानर है, लेकिन ए बी और सी ये तीनों एक साथ कोप्लानर नहीं है कि नहीं? तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर हो तो दो आपस में कोप्लानर हो, बाकी सब इकट्ठे एक साथ कोप्लानर ना हो, तो उसको हम लोग कोप्लानर कहेंगे। वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर एंड वेक्टर्स नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन आर नॉन कोप्लानर।
नॉन कोप्लानर वेक्टर, मतलब इसमें क्या होगा, वेक्टर नॉट ऑन द क्या सेम प्लेन, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोप्लानर वेक्टर। देखिए एग्जामिनेशन में आप लोग जब 11वीं 12वीं पढ़ोगे और एग्जामिनेशन में जाओगे तो वहां पे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, नॉन कोप्लानर वेक्टर क्या होता है। वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको हो सके ये वर्ड्स मेंशन किया रहे कि 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लानर सच दैट, कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो जैसे ही नॉन कोप्लानर बोल दिया मतलब कि तीनों को एक प्लेन में नहीं ले सकते, है ना। कोप्लानर बोल दिया मतलब कि तीनों को एक प्लेन में ले सकते, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो सके इसलिए कुछ हमारे पास ये बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात अब इसमें क्या है कि अगर सपोज करो कि हमको किसी का निगेटिव बताना है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का निगेटिव क्या होता है। मान लो कि हमारे पास ये कोई वेक्टर ए है ना, ये सपोज करो वेक्टर ए है, इसका निगेटिव क्या होगा, इसका निगेटिव क्या होगा। तो जब हम लोग किसी वेक्टर को निगेटिव निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि वेक्टर जो जस्ट इसके अपोजिट में आए, जो जस्ट इसके अपोजिट में आए और जिसका मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही हो, है ना। तो यानी कि जब किसी वेक्टर का निगेटिव निकाला जाता है तो क्या होता है, केवल डायरेक्शन चेंज होता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है। मतलब कि अगर हमारे पास ये वेक्टर ए है तो माइनस वेक्टर ए क्या होगा, जस्ट क्या होगा, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगा, जितना पहले लेंथ था बाद में भी क्या रहेगा, उतना ही लेंथ रहेगा, जिसको निगेटिव वेक्टर से कहते हैं। जैसे कि सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो कि हमने ऐसे लिखा, मान लो ये F1 है, दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन, है ना। हमको बस दिखाना है F2 इज इक्वल टू माइनस F1, तो कैसे दिखाएंगे F2 क्या है, माइनस ऑफ F1 है ना, तो माइनस ऑफ F1 है तो इसका मतलब क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट में, जस्ट इसके अपोजिट में एक वेक्टर, मतलब ऐसे ये हमने लिख दिया F2। ये देखिए F2 जो है ये माइनस F1 है, तो वेक्टर क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, लेकिन वैल्यू चेंज क्या होता है, नहीं होता है। F1 10 न्यूटन का था तो F2 भी 10 न्यूटन का ही होगा, लेकिन F2 माइनस F1 है तो बस क्या होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। तो इसका मतलब कि जब भी हम लोग किसी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो F1 का भी वैल्यू कितना है, 10 है, और F2 का भी वैल्यू कितना है, 10 ही है ना। तो ये कुछ अपने पास कीवर्ड्स हैं जिसका आप लोग को आगे में यूज पड़ेगा। तो आज आप लोग ये लेक्चर देख लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चंस करना सीखेंगे और वेक्टर्स पे कैलकुलेशन करना सीखेंगे।